प्रत्येक दिनों की भांति आज फिर मैं प्रोजेक्ट हाई स्कूल हरलाडी के शिक्षक के रूप में सफदर अली आप सभी के बीच में हूँ डीजी साट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपको मैं गणित पढ़ाऊंगा। आप सभी अपने पेन, कॉपी और जितने भी अध्ययन सामग्री है उसको लेके बैठेंगे। आज का हमारा विषय होगा आपके कक्षा का एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज। ठीक है। आप अपने जीवन में, मैं सबसे पहले आपके सामने चैप्टर लाता हूँ। आप सभी के स्क्रीन में मैथ्स की पुस्तक दिख रही होगी, गणित की पुस्तक। एक काम करता हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ इसे। आपके सामने गणित की पुस्तक दिख रही होगी आपको, है ना। पहला 6.1 एक्सरसाइज है त्रिभुज। आप अपने जीवन में बहुत सारे आकृतियों को देखते होंगे। कोई आकृति गोल होती है, कोई आकृति त्रिभुजाकार होती है, कोई आकृति चतुर्भुजाकार होती है। चतुर्भुज में कोई आयताकार होती है, कोई वर्गाकार होती है। हम विभिन्न प्रकार की आकृति के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है। आप पहले कक्षा में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में भी पढ़े होंगे। ठीक है। दो त्रिभुज को कब हम सर्वांग सम कहेंगे? दो त्रिभुज, दो अलग अलग त्रिभुज जो कि अपने हर प्रकार से, मतलब हर क्षेत्रफल के हिसाब से, आकार के हिसाब से समान माप के होंगे, उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। इस अध्याय में हम सर्वांग सम के आगे बढ़ते हुए हम समरूपता पर भी अध्ययन करेंगे कि जरूरी नहीं कि दोनों आकार में समान हो, परंतु दिखने में एक जैसा हो, समरूप हो। तो आज समरूपता के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम जानेंगे कि इसके क्या मापदंड होने चाहिए। ठीक है। समान आकार का ना होते हुए भी दिखने में एक जैसा हो तो उसे हम समरूप बोलेंगे। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, दो व्यक्तियों को आप मिला के बोलते होंगे इन दोनों के चेहरे काफी मिलते हैं। कभी कभी किसी भाई बहनों को देख के बोलते होंगे ये दोनों भाई बहन के चेहरे काफी मिलते हुए, या ये, तो वो उसका समरूपता का पैमाना होता है कि उनकी नाक के नक्शे, चेहरे की भाव भंगिमाएं ये एक जैसी लगती है, इसलिए हम उन्हें समरूप कहते हैं। तो आज भी आज इस जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें भी हम त्रिभुज कैसे समरूप हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्या आपको पता है कि समरूपता जो होती है इसको जानने के लिए बहुत सारे वे गणितज्ञों ने बहुत सारी कोशिशें की, उसके बाद उनके बारे में कई सारी है। ठीक है, देखने में। ओके। तो आप उन्हें समरूप आकृति का बोलते हैं, परंतु वो क्या हर चीज से मिलता है? आकृति जरूर समरूप है, परंतु उसके जो और चीजें हैं वो कुछ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा और सूर्य में आकार में बहुत ही भारी अंतर है। जहां सूरज काफी ज्यादा बड़ा है और चंद्रमा उसके शरीर पे एक बिंदु के समान आकार का है। कहने का मतलब कि सूरज में कई सारे चंद्रमाएं समा सकते हैं, परंतु देखने में दोनों गोल होने के कारण हम उन्हें समरूप बोलते हैं। ठीक है। समरूप आकृतियां देखिए, आपके सामने चित्र में दिख रहा होगा, गोल दिखने वाला एक जो है उसमें जितने भी गोल गोल है उनको हम सब समरूप बोलते हैं। देखिए, जितने वर्गाकार आकृति होती है सभी को हम समरूप बोलते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज में क्या स्थिति है? जो भी जितने भी समरूप त्रिभुज किन्हें किन्हें कह सकते हैं? जो समबाहु त्रिभुज होंगे उन्हें समरूप कह सकते हैं। जो चूंकि उनके सारे कोण कितने होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ऐसे बहुत सारे त्रिभुज होते हैं जिनके कोण आपस में मिल जाए, वैसे त्रिभुज समरूप होते हैं। आप नीचे की कक्षाओं में इनके बारे में पढ़े होंगे कि जिनका कोण मिल जाता है वो कैसा होता है? समरूप त्रिभुज होता है। जिनके संगत कोण समान हो वैसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि उसके सारे कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री, सॉरी
हाँ वे राइट 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है जैसे, है ना। आपको यहाँ पे ये भी जानना होगा कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। आपको पता होगा ना कि सभी जितनी भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप होती है, मतलब जो भी आकृति, सर्वांगसम का अर्थ है कि उसका आकार भी मिल जाना, माप भी मिल जाना, ठीक है, उसका क्षेत्रफल मिल जाना। तो जिसका आकार, माप, क्षेत्रफल सब कुछ मिल जाएगा तो वो पूरे तरीके से क्या होगा, समरूप भी होगा। अब बताइए, एक का जितना सिक्का है वो पूरे एक जैसा होता है ना, उसका आकार भी मिलता है, क्षेत्रफल भी मिलता है, रूप भी मिलता है, तो वो दोनों को सर्वांगसम हम बोल सकते हैं। परंतु जो 50 पैसे का सिक्का है, 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, ये सारे को हम सर्वांगसम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे समरूप, चूंकि सारे के सारे गोल होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो ऐसे जो सारे गोल हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। परंतु एक का जो सिक्का होगा, सारे एक का सिक्का को हम सर्वांगसम कहेंगे, क्योंकि वो गोल भी है, आकार में भी बराबर है, माप में भी बराबर है, तो हर चीज में बराबर होने के कारण उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो आकृति की सारी चीज मिल जाती है आपस में, उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जिनका सिर्फ रूप मिलता है, सिर्फ शेप मिलता है, उन्हें हम समरूप कहते हैं, ठीक है। एक का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 का सिक्का, सारे के सारे के क्या होते हैं? माप एक जैसे, सारे के सारे, सॉरी, जो रूप होता है, शेप जो होता है, एक जैसा होता है, इसलिए उसे समरूप बोलते हैं। अब आगे आइए, क्या एक वृत्त और वर्ग समरूप होगा? अब बताओ, एक का सिक्का और एक चौखुट लोहे का टुकड़ा क्या समरूप हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि सिक्का तो गोल होता है और जो चौखुट जो ये होता है, तुम्हारे पास जो चौखुट सा कोई लोहे का टुकड़ा होता है, वो चौकोर होता है। तो चौकोर और ये कभी एक जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वर्ग और त्रिभुज कभी समरूप नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि समरूपता जो होगी या सर्वांगसमता जो होगी, वो हमेशा एक जैसी ही दिखने वाली आकृति में होगी, ठीक है। आगे दो चतुर्भुज है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। क्या ये समरूप है? ये आकृति समरूप सी दिख रही है। देखिए, आपको ये जो ए बी सी डी पी क्यू आर एस दिखने में समरूप जैसे दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, ए डी पी एस, वैसे ही शेप लग रहा है, मिलता जुलता लग रहा है, ठीक है। तो ये जब हम इसके कोण निकालेंगे, जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे, तो हम उसके कोण, भुजा, ये सब को जान के ही बता पाएंगे। परंतु हम इन्हें समरूप बोल सकते हैं, देखने में लग रहा है। लेकिन क्या ये सर्वांगसम है? तो आप तुरंत बोलिएगा नहीं सर, एडी बराबर पी एस नहीं है। एडी की जो लंबाई है वो पी एस की लंबाई नहीं है, डीसी की जो लंबाई है वो एस आर की लंबाई नहीं है। तो अतः ये दोनों आकृति आपस में क्या है? सर्वांगसम नहीं है, परंतु क्या है? समरूप है। तो ये समझ जाइएगा, जो एक जैसा दिखे उसे हम समरूप बोल सकते हैं। सर्वांगसमता के लिए हमें वो दिखने में भी बराबर होना चाहिए, और क्षेत्र और क्या चीज में? क्षेत्रफल और उसके माप में भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। हम आगे आते हैं। अब देखिए, एक फोटो है ताजमहल का, छोटा सा फोटो है, फिर ताजमहल का बड़ा फोटो है, फिर वही फोटो और बड़ा है। क्या ये तीनों फोटो को हम समरूप बोल सकते हैं? आप सभी का सिंपल जवाब होगा हाँ सर, ये तीनों फोटो समरूप है, एक जैसा है, चूंकि एक ही चीज का फोटो है, एक ही फोटो है, एक चीज का एक शेप में और एक ही एंगल से लिया हुआ एक ही फोटो है, परंतु सिर्फ वो बड़ा और छोटा है। तो ये तीनों फोटो समरूप हैं। परंतु जैसे ही हम बोलेंगे क्या ये सर्वांगसम है, आप बोलेंगे नहीं सर, एक फोटो छोटा है, दूसरा फोटो उससे बड़ा है, तीसरा फोटो उससे भी बड़ा है। तो कहने का अर्थ है सर्वांगसमता अपने आकार के हिसाब में से भी समान होनी चाहिए, ठीक है। सारे के सारे अगर चित्र एक आकार के होते तो वो सर्वांगसम होते, ठीक है। एक क्षेत्रफल के होते और एक रूप के होते तो वो सर्वांगसम होते। परंतु अगर सिर्फ उनका रूप मिल रहा, शेप मिल रहा, तो वैसे जो है, वैसे जो आकृति होंगे वो सिर्फ समरूप कहलाएंगे।
आपको पता होना चाहिए कि आप एक ही फोटो को अलग अलग शेप में निकाल पाते हैं। कभी पोस्ट कार्ड साइज निकालते हैं, कभी पासपोर्ट साइज निकालते हैं, और कभी कभी आप काफी बड़े रूप से भी निकालते हैं। तो सभी एक ही फोटो, लेकिन क्या वो फोटो बड़ा निकालने से उस आदमी का चेहरा बदल जाता है या आपका फोटो चेहरा बदल जाता? नहीं। कहने का अर्थ सीधा सा है कि फोटो माप बदल सकते हैं आप, पर वो उसकी रूप को नहीं बदल सकते। यानी कि जो चारों फोटो आप निकाले, एक पासपोर्ट साइज निकाल लें, एक टिकट साइज निकाल लें, एक पोस्टर साइज निकाल ले, तो चारों का चारों साइज आपके लिए क्या हो जाएगा? सम रूप हो जाएगा, परंतु सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि उनके आकार अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से हम किसी रेखाखंड को लेके उसके अनुपात में बांट के बहुत सारे क्रियाकलाप दिए हुए हैं, ठीक है, जिसको इसके भुजाओं के समान, देखिए मैं पढ़ के ही बताता हूँ, ठीक है। इस प्रकार यदि हम छोटे चित्र के किसी एक रेखाखंड को लें तो बड़े चित्र में इसका संगत रेखाखंड लंबाई में पहले रेखाखंड का गुना होगा। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि छोटे चित्र का प्रत्येक रेखाखंड उसके कुछ भाग का, अगर देखिए अनुपातिक, अगर किसी बड़े चित्र से छोटे चित्र को हम बनाते जाएं तो उस अनुपातिक रूप से वो बदलता जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में आप अमाप को परिवर्तन कर करके आप उसको कर सकते हैं, परंतु आप देखिएगा कि उसका अनुपात हमेशा समान रहेगा। अगर किसी एक ही फोटो को आप बड़ा कीजिएगा, छोटा कीजिएगा, तो अगर पहले आप अगर फोटो बनाए होंगे, जैसे आप बोलते हैं ना भैया मैंने पासपोर्ट साइज फोटो बनाया है 3/4 के अनुपात में, कितना लंबाई उसकी हमने रखी थी 3, चौड़ाई रखी थी 3 सेंटीमीटर और लंबाई हमने रखी थी 4 सेंटीमीटर। तो अगर जब आप उसको बड़ा कीजिएगा तो आप उसको गुणक में ही बदल सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपने उस लंबाई को 4 रखा है, तो अगर आप उसको 3 गुना करेंगे तो उसकी लंबाई को आपको कितना कर देना पड़ेगा? 4 तिया 12 कर देना पड़ेगा, और उसकी चौड़ाई को अगर वो 3 आपने रखा है तो उसको 3 बार गुना करके 3 तिया 9 कर देना पड़ेगा, यानी कि उसी अनुपात में उसको गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगला जो फोटो आप बनाना चाहिएगा तिगुना बड़ा, वो 12/9 12:9 के हिसाब से बनेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए हर चीज पुस्तक में अलग ढंग से समझाया, मैं आपको अलग ढंग से समझा रहा हूँ। कहने का मतलब एक जैसे चित्र को अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहें तो वो अनुपातिक रूप से हमेशा समान होंगे, ठीक है, यानी समानुपाती होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गुणधर्म क्लियर हो रहा है कि समरूप त्रिभुज की चाहे आकृति बड़ी छोटी हो, उसके भुजाओं का अनुपात समान होता है। आप इसे नोट कीजिएगा, समरूप त्रिभुज के भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, या उसकी भुजा समानुपाती होती है, ठीक है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। एक क्रियाकलाप है, इसे आप पढ़ के अपने घर में करने की कोशिश कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, समय चूंकि काफी कम रहता है, ठीक है। इस क्रियाकलाप को करने से आपको समझ में आ जाएगा अनुपात के बारे में, ठीक है। अब एक आकृति आपके सामने आ रही है 6.5 में, 2 आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है। इसमें मैं आप सभी को अनम्यूट करने को कहूंगा, ठीक है। अगर आप संभव है तो अपने को अनम्यूट कर लें। अजय, काजल, निकिता, रोहित, सतीश, शिखा, सभी को अनम्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं जो पूछूंगा वो बताएंगे। दो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ठीक है। 2 चतुर्भुज आपके सामने, एक एबीसीडी है, एक पीक्यूआरएस है। क्या ये दोनों समरूप हैं? यस जी सर। वेरी गुड, समरूप है। अच्छा चलिए बताइए, तो समरूप है तो मतलब इसके संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो बताइए त्रिभुज एबीसीडी में कोण सी का संगत कोण पीक्यूआरएस में कौन है? कोण आर। वेरी गुड। एबीसीडी में कोण सी का संगत कोण पीक्यूआरएस में आर है, क्योंकि दोनों के दोनों 70 डिग्री हैं। चलिए कोई और जवाब देगा? काजल जवाब देगी। कोण डी का संगत कोण क्या है? सर 50 मतलब कौन? यस।
कोण डी का संगत कोण PQRS में क्या है? कोण डी 85 डिग्री है, तो PQRS में उसका संगत कोण क्या है? सर कौन यस? कोण एस। वेरी गुड काजल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। और शिखा, खुशी, दिव्यानी अगर हो सके तो अनम्यूट होंगे, ठीक है। जितेंद्र तब तक बताएंगे कोण बी का संगत कोण क्या है? जितेंद्र बता सकते हो? जितेंद्र पंडित, शायद आवाज नहीं आ रही है। दो बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया। शिखा, खुशी, दिव्यानी आप अनम्यूट होंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ लगभग बच्चों से हमें समझ में आ रहा है कि संगत कोण आपको समझ में आ गया है कि संगत का अर्थ वो हो गया जो आपस में बराबर होगा। किस चीज में? कोण का, कोण के वैल्यूज बराबर होंगे या उसके माप बराबर होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो तो वह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होता। देखो गणित जो है ना, पढ़ने के टाइम में बड़ा भारी लगेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा लंबा लंबा लिखा रहता है। लेकिन बहुत सिंपल सी बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि काजल की उम्र निकिता के बराबर है और निकिता की उम्र जो है वो खुशी के बराबर है, तो सिंपल सी बात है कि काजल अगर 12 साल की है और निकिता की उम्र काजल के बराबर है तो निकिता का उम्र भी 12 साल हो गया, और निकिता का शिखा के बराबर है तो शिखा का भी 12 साल हो गया। तो इससे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि शिखा की उम्र काजल के बराबर है। कहने का मतलब है कि काजल अगर निकिता के बराबर है और निकिता शिखा के बराबर है तो काजल और शिखा भी बराबर होगी। यही चीज बोल रहा है वो टिप्पणी में कि यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो तो दूसरा बहुभुज फिर तीसरे बहुभुज के समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे बहुभुज के समरूप होगा। यानी कि अगर A बराबर B और B बराबर C, कहने का अर्थ यहाँ पे हम आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे लिख के बताते हैं, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो क्या होगा? ये दोनों के हिसाब से A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो क्या होगा? A इक्वल टू C भी होगा, A बराबर C होगा, इसलिए होगा ना, इसलिए A बराबर C भी होगा। कहने का मतलब A बराबर B, B बराबर C, इसलिए A बराबर C भी होगा। यही चीज बोल रहा और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। ओके, ये तो आप इन चीजों को टिप्पणी को हमेशा क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो दो चतुर्भुज आपके सामने है, ठीक है, दो चतुर्भुज क्या है? एक है ABCD और एक है PQRS, ठीक है। इसमें अब देखो कोण नहीं दिया गया, इसमें दिया गया कि भाई एक AB बराबर क्या है? 3 सेमी है और PQ बराबर क्या है? 3.5 सेमी है, ठीक है। BC बराबर कितना? 3 सेमी है और इधर QR बराबर 3 सेमी है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब दोनों को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे AB बराबर नहीं है PQ और CD बराबर नहीं है RS, दोनों एक 3 है एक 3.5 है, ठीक है, परंतु एक एक भुजा उसके मिल रही है। अब क्या बताओगे, क्या ये समरूप है? कोई बता सकता है कि ये समरूप है या नहीं है? सर्वांग समता तो क्लियर है कि ये नहीं है, सर्वांग सम नहीं है, पर क्या समरूप है या नहीं है? इसके भुजाएं अनुपात में नहीं है। जल्दी बताएं, कोई अजय बताओ, समरूप है या नहीं है? जी सर है। कैसे समरूप है बता सकते हो तुम? एक मुझे वर्ग दिख रहा है और एक मुझे आयत दिख रहा है, समरूप होगा? नहीं है। क्योंकि बताओ, क्योंकि कैसे? सर चारों कोण
बराबर है। चारों कोण जरूर बराबर है, लेकिन ये जो चतुर्भुज होता है इसमें भुजाएं अनुपातिक होना भी जरूरी है। ठीक है, किसी भी और भी त्रिभुज में भी जब पढ़ोगे तो भुजा का अनुपात में होना बहुत जरूरी है। यहाँ भुजा का अनुपात में नहीं है, और अनुपात का अर्थ ही ऐसा है। कहने का मतलब, फिर मैं पेन से लिखता हूँ आपके सामने, आप देखेंगे। ठीक है, कहने का है, ये बोलता है कि ए बी जो हो, ए बी बटा क्या हो, पी क्यू हो, और इसके बराबर हो। कहने का मतलब बी सी बटा क्या हो, क्यू आर हो। क्या हो? इसी प्रकार सी डी बराबर आर एस हो। ठीक है, और डी ए बराबर एस पी हो। देखोगे आप नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब 3/3 है तो 1 होगा, और 3/3.5 है तो 1 से क्या होगा, कम का अनुपात आ जाएगा। तो ये दोनों अनुपात जब समान नहीं होगा तो ये क्या समरूप कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? ओके, क्लियर हुआ जाए? सभी को क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, आप इनको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, चूंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसी प्रकार से 6.7 में आप जाइए। पहला वाला में क्यों हम समरूप नहीं बोले? क्योंकि उनकी भुजाएं बराबर, उनकी भुजाएं अनुपातिक नहीं थी। अब आकृति में जाते हैं, यहाँ देखते हैं उनकी भुजाएं अनुपातिक है। देखिए, ए बी बराबर क्या है, ए बी जितना है, ए बी बटा अगर हम पी क्यू लेते हैं तो 2.1 को 4.2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब बी सी बटा क्यू आर लेते हैं तो फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब सब अनुपातिक है ना, सारे के सारे अनुपात में है। ठीक है, सबका अनुपात 1/2 आएगा, है ना? लेकिन क्या ये समरूप है? अजय फिर बताओ, या सतीश सेन बताइए, क्या समरूप है ये? नो सर। ये अगले बार में गलती हो गई थी, अगर सही बता रहे हो। नहीं है समरूप। क्यों नहीं समरूप है? क्योंकि इसके कोण बराबर नहीं है। तो समरूपता के बारे में आप समझ गए कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं कम से कम अनुपातिक होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, चलो, वेरी क्लियर। हम आगे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न, आपका एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। पूरा एक्सरसाइज हमने समझ लिया, अब एक्सरसाइज शुरू है। क्या है? दिए कोष्टकों में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? सभी वृत्त, छोटे बड़े सभी। चलो, सबको अनम्यूट हो जाओ, सब जवाब देना है। ठीक है, वेरी गुड। सभी वृत्त समरूप होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे? छोटे बड़े सब समरूप। समरूप सर। सर्वांगसम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसका अनुपातिक दूसरा हो सकता है। शिखा, खुशी, दिव्यानी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड। चलिए बताइए, तो आप सभी वर्ग समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे? सभी वर्ग। थोड़ा मेहनत करने की चीज है, नहीं तो यही आप लोग के रिजल्ट को खराब कर सकता है। ठीक है, क्या होंगे? समरूप होगा। चलो, शिखा, खुशी, दिव्यानी, आप बताइए, बाकी नहीं बताएंगे। समरूप या जल्दी से बोलिए। हाँ, वेरी गुड, समरूप होंगे। चूंकि वर्ग बड़े छोटे हो सकते हैं, है ना? आपके पास जो चौक का डिब्बा होता है स्कूल में, वो वर्गाकार होता है, उसका ऊपरी सिरा। कोई टेबल वर्गाकार होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आकृति वर्गाकार होते हैं। ठीक है, जिनका चारों भुजा बराबर होता है। ये क्या कहलाएगा? जिसका चारों भुजा बराबर है, सारे वर्ग होंगे और सारे दिखने में समरूप होंगे। परंतु बड़े छोटे हो सकते हैं। चौक का डिब्बा छोटा होता है, और अगर चारों तरफ से बराबर वाला जो टेबल है वो बड़ा होता है, तो ये फर्क हो सकता है। चलिए, इसके आगे हम लोग आते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी कौन? समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु।
सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का भुजानुपात में हो जाएगा और उसके सारे कोण कितने कितने 60-60 डिग्री के होते हैं, तो तीनों के तीनों 60 डिग्री के होंगे समबाहु त्रिभुज के। सारे के कोण जब 60 डिग्री के होंगे तो वो त्रिभुज क्या होगा, उसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा और भुजा भी अनुपातिक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात पता है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होती है उसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना, हमेशा। चलिए आगे आते हैं, इसका तो समबाहु आंसर हो गया। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजा डैश हो। क्या क्या होगा आंसर? दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत कोण बराबर हो। वेरी गुड। कौन बोला बराबर हो? हम सर सतीश। वेरी गुड सतीश, बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या हुआ? समानुपाती। वेरी गुड। ये कौन बोला? समानुपाती सबसे पहले किसने बोला? थी सर संचिता। संचिता। वेरी गुड संचिता। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति के अपने से आप बना के कर लाइएगा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है ये भी अपने से आप बना के लाइएगा, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको बताना समरूप है या नहीं, ये भी घर से बना के लाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे के जाएंगे, पाइथागोरस थेल्स और बहुत सारे जो हैं आधारभूत अनुपाती का जो प्रमेय है तो पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद थेल्स प्रमेय है, फिर सॉरी आधारभूत समानुपाती थेल्स प्रमेय, फिर पाइथागोरस प्रमेय और बहुत सारे जो प्रमेय हैं हम आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले आज का चैप्टर यहीं तक रहने देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूँ। आप सभी को पूछूंगा कि कैसा आपको आज पहला दिन गणित कैसा लगा, इस एक्सरसाइज को आप बना के लाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे कैसा लगा आज का क्लास। वेलकम एवरीवन, कैसा लगा आज का क्लास? तो लेके बैठते, कैसा लगा क्लास? सर अच्छा लगा। वेरी गुड। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर इसी 2 बजे से फिर आपकी क्लास होगी मैथ के अगले एक्सरसाइज के लिए। कल का टास्क आपके सामने मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, सभी को थैंक्स। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।